हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के आगे क्वेश्चंस। लास्ट टर्न पे वी हैव डिस्कस पार्ट ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कंपाउंडेड ईयरली सॉल्व करना सीखा था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसी एक्सरसाइज में कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी एक आपका टर्म आएगा, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर पार्ट डी पे आएंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली? समझिएगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पे हाफ नहीं होता था, हम लोग पढ़ते थे कंपाउंडेड ईयरली। ईयरली का मतलब क्या है कि आपको एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब जो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉक्स जो है आपका वो एक साल में एक बार खुल रहा है, उसमें जितना पैसा होता था उस पर इंटरेस्ट आपको मिल जाता था। बट यहाँ पे हाफ ईयरली में क्या है, आपका हर 6 महीने पे बॉक्स खुलेगा और उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 महीने में बॉक्स खुल के इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तब तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था अभी तक आपका, मान लीजिए सपोज करिए कोई बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, परसेंटेज में तो देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो मान लीजिए सपोज करिए आपको 10% दे रही है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है, ये आपको पर एनम होता था, मतलब एक साल में 10% है। और अगर अब आपको हाफ ईयरली मिलेगा तो आपका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब जब 6 महीने पे खोल के आपको इंटरेस्ट देगी बैंक, आपका बॉक्स खोलेगी और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पूरा 10% एक साल वाला तो देगी नहीं, वो कितना देगी? तो यहाँ पे आपका जो रेट जो हो जाएगा वो बेटा R/2 हो जाएगा, जो न्यू रेट होगा हाफ ईयरली के लिए। मैं कहूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली होगा वो ईयरली के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मैंने y लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ईयरली होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो हम जो नया रेट अपने सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे R की वैल्यू, वो मेन जो हमें पर एनम वाला दिया जाएगा उसका हाफ पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आधे साल में बैंक दे रहा है ना इंटरेस्ट, इस वजह से हो गया ये। तो यहाँ तो एक पॉइंट की बात कर ली हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं अगर किसकी, टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड क्या हो रहा है, हम हर आधे साल में खोल रहे हैं अपने बॉक्स को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ईयरली कैलकुलेट करें, एक एग्जांपल के तौर पर सोचिएगा, मैं आपको बोलता हूँ 3 साल के लिए आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 3 साल बाद अगर आप लेने जाएंगे और आप बैंक कैशियर से पूछेंगे कि आपने 3 साल में कितने बार मेरा बॉक्स खोल के उसमें इंटरेस्ट दिया है, तो कहेगा सर हमारे यहाँ तो ईयरली कैलकुलेट होता है। अगर ईयरली की कंडीशन है तो कहेगा हमारे यहाँ तो ईयरली कैलकुलेट होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 साल में हमने 3 बार खोला है बॉक्स, आपका 3 बार इंटरेस्ट दिया है, आपको ये ले जाइए आप अपना पैसा, ये बोलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पे हाफ ईयरली में हर 6 महीने में बॉक्स खुल के पैसा मिलता है, तो आपको तब आप पूछेंगे उस कैशियर से कि भाई साहब आपने मेरा बॉक्स जो है वो कितने बार खोला है, कितने बार इंटरेस्ट मुझे पे किया है, तो कहेगा सर हर 6-6 महीने पे मैंने खोला है, तो 3 साल में अगर मैं 6-6 महीने कैलकुलेट करूं तो मैंने आपका 6 बार बॉक्स खोला है, ठीक है। क्योंकि डबल टाइम्स हो जाएगा ना, एक साल में 2 बार, तो 3 साल में कितना हो गया, 6 बार हो गया। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो आपका डबल हो जाता है, 2 इंटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कौन सा होगा, हाफ ईयरली का, और ये ईयरली का। ईयरली का जितना भी टाइम पीरियड होता है उससे डबल टाइम पीरियड हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार बॉक्स खुल रहा होता है। तो यहाँ पे मेनली जो होता है हम नंबर ऑफ पीरियड्स देखते हैं, कितने बार बॉक्स खुला है। तो हाफ ईयरली में डबल टाइम्स खुलता है ना, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं सिंगल वाले को, जिससे डबल टाइम्स हो जाता है। अब कहेंगे सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो बच्चों ये हम आपको एक न्यूमेरिकल में समझा देते हैं, एक प्रॉब्लम में समझा देते हैं। 1 का डी पार्ट, आप कहेंगे सर 1 का सी नहीं कराया, तो बच्चों 1 का सी जो है वो जस्ट सिमिलर है 1 के बी पार्ट के। तो बी और सी बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की कॉपी है, बस डिजिट्स चेंज किया है। तो सी आप बी को देख के सॉल्व कर सकते हैं, बी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब डी देखते हैं। डी में बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है
कितना है, ₹8000 है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, you could the yearly by year calculation using SI formula to verify। ठीक है, हम ईयरली फॉर्मूला SI का भी यूज़ कर सकते हैं वेरीफाई कराने के लिए, लेकिन वेरीफाई कराने के लिए पहले हमें आंसर तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो बच्चों समझिएगा, ये जो 2 कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है हमारा, आधा हो जाता है हाफ ईयरली के केस में, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, ये 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, आप 1 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन किसकी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली की कंडीशन है, हाफ ईयरली में तो 2 बार बॉक्स खुलेगा ना बच्चों, तो 1 साल में 2 बार खुलेगा। तो हम अगर टाइम पीरियड हाफ ईयरली का निकालें तो हाफ ईयरली में कितने बार बॉक्स खुला है, ईयरली होता तो 1 बार, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2 बार बॉक्स खुलेगा हाफ ईयरली में। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली की वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है जितना भी पर एनम होता है, 9% पर एनम है ना क्वेश्चन में, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है हाफ ईयरली के लिए, आधा हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 × 1/2, हाफ कर देंगे 9 का, तो हो जाएगा 9/2%। ठीक है, ये आपके नए रेट और टाइम निकल आए, यही मैं आपको ईपर दोनों पॉइंट बता रहा था, ये दोनों आपको नए निकालने पड़ेंगे जब भी हम हाफ ईयरली की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ गया टाइम पीरियड हाफ ईयरली के लिए और रेट हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पुराने वाले टाइम पीरियड और पुराने वाले रेट को हम भूल जाएंगे जो हमें ईयरली के लिए दिया गया था, क्योंकि ये ईयरली के लिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम हाफ ईयरली के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल वही रहेगा हमारा। अब सिंपली कंपाउंडेड है ना कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि अमाउंट का फॉर्मूला हमारा होता है P1 + R/100 की पावर T। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हाफ ईयरली वाली पुट करेंगे, प्रिंसिपल तो वही रहेगा आपका 8000, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए क्या है, 9/2 और इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 लिखा हुआ है। ठीक है, और टाइम पीरियड हाफ ईयरली के लिए क्या है हमारा, 2। वैसे तो 1 साल था, लेकिन हाफ ईयरली में हम 2 बार बॉक्स को खोलेंगे, इसलिए 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 209/200 और इसका स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद आ गया बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसको आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसको 2 बार लिखेंगे 209/200 और 209/200। अगर हम 2 बार इसको लिखते हैं 209/200, 200 क्यों 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, 3 लिखा होता तो हम 3 बार लिखते। फिर जब इसको हम पूरा सॉल्व करवाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कैंसिल आउट करवाएंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा ₹8736.20। यहाँ पे ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया जो हमें 1 साल के बाद बैंक पे करेगी। जमा हमने कितना किया था बैंक में, 8000 रुपीज़, और 1 साल के बाद बैंक हमें कितना दे रही है, 8736। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला, हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, अमाउंट में से जितना हमने जमा किया था वो माइनस कर देंगे। अमाउंट था हमारा 8736.20 और माइनस 8000, क्योंकि हमने 8000 जमा किया था, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा निकला वो निकला 736.20। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों का मिक्सचर लेके चलेंगे, हाफ ईयरली और एनुअली का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 1 का जो पार्ट डी है, सॉरी ई पार्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी मैंने डी पार्ट करवाया है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बिल्कुल सिमिलर है। हाफ ईयरली इसमें कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे डाउट पूछिएगा, सर यहाँ पे ये पॉइंट मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल मैं 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 4th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आई बोरोज ₹12
12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने लिया है कितना, प्रिंसिपल जो है मैंने 12,000 रुपीज़ लिया है जमशेद से। रेट उसका जमशेद ने बोला मैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा पैसा। मैंने कहा ठीक है 6% पर एनम इंटरेस्ट पे आप मुझे दे दो। उसने कहा कब तक के लिए चाहिए, मैंने कहा 2 साल के लिए मुझे पैसा चाहिए। उसने कहा ठीक है 2 साल के लिए ले लो। लेकिन अभी उसने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है। अब क्या है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये पैसा लेता जमशेद पे, अगर मान लो जमशेद मुझे सिंपल ना दे के कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देता, तो फिर क्या होता, वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। जैसा कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा निकलता है क्योंकि उसमें एक ही बॉक्स होता है। तो फिर क्या होगा, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम देते तो हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है मुझको, ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशन सॉल्व करूंगा, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा डिफरेंस, अगर अभी तक आपको जहां भी कंफ्यूजन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज़, रेट है 6% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज 2% अपॉन 100। तो यहाँ पे आ गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 12 इंटू 12 144 एंड 00, मतलब 14,400 हमें, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी 00 नहीं सिंगल 0 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1000, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1440 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है इतना। अब अगर बात करें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता नहीं, हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P1 + R अपॉन 100 की पावर T। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वही सेम वैल्यूज़ हैं। P की वैल्यू 12,000, 1 + R की वैल्यू 6%, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो इसलिए हम लोगों को हाफ ईयरली वाला कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही पुट कर देना है। 6/100 की पावर T, T कितना है, यहाँ पे T है 2 years, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, कैंसल आउट भी कर सकते हैं हम, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 50 जा, तो ये 350 हो गया, और एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 53/50, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हो जाएगा 53/50 का स्क्वायर, तो हम 2 बार लिख लेंगे 53/50 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा आएगा 1483.2 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 1440 आ रहा था, और यहाँ पे आ रहा है 1000, सॉरी ये आपका माइनस करने के बाद में आएगा। यहाँ पे तो जो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 13,483, ठीक है। तो 13,483 में लिख देता हूँ, आपका जो सॉल्व करने के बाद आएगा 13,483.20। अब यहाँ पे ये अमाउंट आया है, अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से अगर प्रिंसिपल इससे माइनस कर दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट हमारे पास जो निकला है वो निकला है 13,483.20 माइनस, हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना था, क्वेश्चन में गिवन था 12,000, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1483.2, जो कि मैंने पहले लिख दिया था आपका ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1483 और यहाँ ये आया सिंपल इंटरेस्ट 1440। तो दोनों में आपको ज़्यादा कौन सा लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो आपको अगर जमशेद मतलब जो मैंने बोरो किया है ना 12,000 रुपीज़, तो मैं अगर जमशेद से सिंपल इंटरेस्ट पे ना लेके कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पैसा लेता तो मुझे इतना पे करना पड़ता और सिंपल इंटरेस्ट में इतना पे करना पड़ता, तो मुझे इसमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन बोथ इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 1483.20 माइनस रुपीज 1440। तो बचेगा कितना? रुपीज 43.20। ये जो है मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं, thus द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज दिस। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें मैं देख रहा हूँ 5, 6 एंड 7 जो क्वेश्चन है वो आपका जस्ट सिमिलर है जो मैंने आपको करा दिया है। हाफ ईयरली और ईयरली वाला मिक्सचर है सब कुछ। आपसे वही चीज़ें पूछ रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको 5, 6, 7 जो है वो होमवर्क के लिए अभी दे रहा हूँ, आप करिएगा खुद से। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो बेशक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि अगर आपको देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप बाकी के क्वेश्चन देखिएगा, उससे मिलते जुलते आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे 8th में करा रहा हूँ तो हो सकता है उससे 7 या 6 सिमिलर होगा या आगे वाला 9 सिमिलर होगा। लोग क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। देखते हैं 8th क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया गया? रुपीज 10,000। ठीक है, टाइम पीरियड है कितना है? 1/2 ईयर्स, 1.5 साल का टाइम है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, 1 साल में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस पे हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया गया है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट he would get if it was compounded annually। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ज़्यादा होगा, जो अभी हम हाफ ईयरली निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 साल के लिए, क्या ये ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे एनुअली से? तो सीधी सी बात है, हाफ ईयरली का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले तो देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता कितना है, तो हम हाफ ईयरली के हिसाब से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों चलिए 2 चीज़ें लिख लेते हैं, क्योंकि हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो इसका रेट और टाइम नया हो जाएगा। रेट अगर हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाता है? रेट हमेशा हाफ हो जाता है, तो रेट हो जाएगा 10/2 मतलब 5% हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँगा हाफ ईयरली के लिए, टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो टाइम दिया हुआ था 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका 1.5 साल में कितने बार बॉक्स खुलेगा? 1.5 साल में खुलेगा 3 बार बॉक्स खुलेगा। टाइम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 1 2 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा खाली। ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो नया टाइम और रेट आ गया हमारे पास। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता ही है, क्या होता है? P1 + R/100 की पावर T। P हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 5% और अपॉन 100, और टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 3। वैसे तो 1.5 साल था, बट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 का 2 गुना कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 20। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21/20। तो 21/20 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, 21/20, 21/20 एंड 21/20। ठीक है, यहाँ से 3 जीरोज आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। और फिर आगे हम सिंपल अगर कट करेंगे तो हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा
11,576.25। हमने प्रिंसिपल बैंक में कितना जमा किया था 10,000 रुपीज़, और हमें बैंक कितना दे रहा है 1.5 साल के बाद, इतना दे रहा है अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितना मिला हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट जो मिला वो अमाउंट में से हम माइनस कर दें प्रिंसिपल को। अमाउंट हमारा आया है 11,576.25। प्रिंसिपल हमने जमा किया था 10,000, तो इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया है, हो गया आपका ₹1,576.25। ठीक है, इतना आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब देखते हैं कि अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करते तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता इसके कंपैरिजन में। तो इफ कंपाउंडेड एनुअली, देन अब जो हमने नया रेट और टाइम निकाला था उसको तो पुट करना ही नहीं है। मतलब रेट जो हमारा क्वेश्चन में 5 की जगह 10 दिया हुआ था, टाइम 1.5 साल दिया हुआ था, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर टाइम 1.5 साल तो हो नहीं सकता, तो टाइम को हम पहले 1 साल निकालेंगे फिर आधे साल के लिए निकाल लेंगे। तो 1 साल के लिए मैंने आपको बताया पहला जो 1 साल होता है उसमें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, बात बराबर ही होती है। तो क्यों ना हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल लें, हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए अगर हम बात करें, अभी आधे साल को हम अभी नहीं देख रहे हैं, आधे साल को बाद में निकालेंगे, पहले फर्स्ट ईयर में निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल तो हमारा वही है 10,000, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले साल की बात हो रही है। ठीक है, अपॉन 100, तो हो जाएगा P आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल वही आपका 10,000 था, रेट आपका था 10%, और टाइम पीरियड आपने अभी 1 साल माना है, 1.5 साल नहीं लिया है। ठीक है, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट की बात अगर मैं करूं, जो आप बैंक से लोगे वो लोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000 रुपीज़। ठीक है, तो 11,000 रुपीज़ जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, 11,000 रुपीज़ ये अमाउंट निकला है 1 साल के लिए। अभी आधा साल बच्चों बचा है, अब आधे साल के लिए क्या होगा, फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, क्योंकि आधे साल के लिए नया प्रिंसिपल ये हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपको 1.5 साल बाद पैसा निकालना था बैंक से, सपोज करिएगा, एक कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं आधा साल बाद में क्यों निकाल रहा हूँ और सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगा रहा हूँ। एक बात तो आपको याद होगी ना कि मैंने बोला था अगर पहले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे या पहली बार के लिए, जब पहली बार बॉक्स खुलता है तब कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं, मैंने आपको यहाँ पे चलिए रिवाइज करवा देता हूँ, लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ है कि बॉक्स जो होता है पहली बार में, यहाँ पे सेम बॉक्स है तो भी 100 + 10 ही हुआ, और यहाँ पे भी 100 पे इंटरेस्ट मिलने के बाद पहली बार मुझे 10 ही मिला था। देखिए यहाँ पे भी 10 ही मिला था, फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी 10 मिला है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 11 मिला है। तो जो चेंजेस आते हैं वो सेकेंड ईयर से आते हैं, सेकेंड टाइम से आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएं या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं, तो यहाँ पे तो हमें 1 साल के लिए निकालना था, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया, तो हमारा आ गया 11,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसको अपना नया प्रिंसिपल मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से हम दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे आधे साल के लिए, तो न्यू प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 11,000। अब जब दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर से हम पहली बार ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और पहली बार के लिए हम चाहे सिंपल इंटरेस्ट लगाएं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं, तो फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे आधे साल के लिए। तो प्रिंसिपल हमारा है 11,000, रेट है हमारा वही 10% और टाइम है हाफ, तो 1/2 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया PRT अपॉन 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 550। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 550 मिलेगा। अगर हम फाइनल अमाउंट की कैलकुलेट करें तो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल है न्यू प्रिंसिपल है 11,000
और इंटरेस्ट हमने निकाला है 550, मतलब 11,550 रुपीज़ क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये हमें एनुअली कैलकुलेट करने पे मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा था तो हमें जो यहाँ पे मिल रहा था वो मिल रहा था, अमाउंट मिल रहा था, ये था हाफ ईयरली का। तो हाफ ईयरली का अमाउंट ये है और ईयरली का अमाउंट आपका ये आया है। तो वो पूछ रहा है क्या ये ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे यस, जो हाफ ईयरली का कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा है हमारा एज कंपेयर टू दिस। तो आप लिख भी सकते हैं एक लाइन चाहें तो, अगर आपको क्वेश्चन के टर्म में ही आंसर करना है। यस, इंटरेस्ट रुपीज़ 1576.25 is more than rupees 1550। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, दोनों 10,000 से मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, 8th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा मैंने अभी आपको करवाया क्वेश्चन, तो 9th आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं आपको 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको समझिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 54,000 बढ़ गई है, 2000 इंक्रीज करके पहुँच गई है, कितनी पहुँची है 2003 में 54,000। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अमाउंट जो है वो 2003 में कितना है 54,000। ठीक है, एट रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट जो है वो हमारा 5% पर एनम चल रहा है। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। पहले में हमसे पूछ रहा है 2001 में पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब अमाउंट कितना होगा 2001 में। ये आपसे पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगर इसको इंटरेस्ट में बात करूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात करूं, तो आप निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 2003 में आपने बैंक से पैसा निकाला, कितना निकाला 54,000। आपने 2001 में कुछ अमाउंट या प्रिंसिपल आपने कुछ जमा किया था, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। आपने प्रिंसिपल को जमा किया था 2001 में और आपने 2003 में अमाउंट निकाला जाके इतना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने दिया 5%, तो टाइम पीरियड यहाँ पे 2001 से 2003 कितना हो गया, 2 साल का हो गया। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो 2 इयर्स का है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे जो बढ़ेगा बेटा वो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा, कंपाउंडेड ही होती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 की पावर T। अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 54,000 हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, इसीलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है कि पहले कितना हमने सबमिट किया था या 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, हमें नहीं पता है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार 5% बढ़ रहे हैं अपॉन 100, और टाइम है 2 साल का, जो कि 2001 से 2003 हमें दिया नहीं गया, बट हम देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे। पहले तो इसको करा लेते हैं, ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 21/20 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर चला जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू 54,000 इंटू 20 मैं स्क्वायर को 2 बार लिख रहा हूँ और 21 नीचे हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा ना, तो 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो प्रिंसिपल 2001 में होगा हमारे पास, वो हो जाएगा 48,980 अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया है। तो ये पॉपुलेशन होगी लगभग 2 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी हमसे उल्टा भी पूछ लेता है, अमाउंट देके प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस की बात करें तो कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब पॉपुलेशन हमसे 2005 में पूछ रहा है, तो बच्चों 2005 मतलब आगे की पूछ रहा है, तब ये हमारा एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो अब हम नया डेटा बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास 2000
2003 में कितना था, वही था 54,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 5%। अमाउंट हमसे पूछ रहा है 2005 में कितना होगा, तो यहाँ से 2003 से 2005 मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इयर्स का। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइएगा बिल्कुल वही, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको अमाउंट ही निकालना है, उल्टा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी PRT दिया हुआ है। तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा के आराम से P1 + R/100 का फॉर्मूला और सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका अमाउंट जो PRT आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 59,535, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी आ गई, पॉपुलेशन 2005 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन 2005 में निकल के आ गई, या जो हमने इसको फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट माना था, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी हो गया आपका ये वाला, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे हम 11th क्वेश्चन की, लेकिन 11th क्वेश्चन जस्ट सिमिलर है जैसे क्वेश्चंस अभी मैंने करवाए हैं आपके। मैं लास्ट 12th क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 12th क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज आप नॉर्मल भी कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली करके दिखाऊंगा क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा ईजी हो जाएगा। स्कूटर वॉज बॉट, एक स्कूटर था जिसको बॉट किया गया है कितने रुपीज़ में, 42,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया है, ठीक है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% उसकी वैल्यू घट गई है। चलिए मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो दे रहा है वो 1 साल का दे रहा है। अगर टाइम 2% का हो जाएगा तब आपके लिए करना ईजी वाले मेथड से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि 1 साल के लिए तो ईजी है बट 2 साल के लिए वो टफ हो जाएगा मेथड। इसलिए मैं आपको जनरल मेथड बता देता हूँ, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दे रहा है 42,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है मतलब घट रहा है। इंटरेस्ट क्या होता था, हमेशा बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो रेट जो है वो है 8% पर एनम जो है वो, लेकिन डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब डिप्रिसिएशन होता है तो थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं। 1 साल की बात हो रहा है, क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ एक चेंज होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस जो होता था वहाँ पे प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा जब भी रेट आपका घटता है। रेट हमेशा इंक्रीमेंट होता है तो प्लस करते हैं, रेट घटता है तो माइनस हो जाता है। सिंपली आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। तो 1 माइनस R कितना हो गया, 8/100, और टाइम आपका 1 साल का है। वैसे तो मैं सिंपल 8% निकाल के इसका 42,000 में से 8% माइनस कर देता और आपका आंसर आ जाता, वो डायरेक्ट बिना किसी फॉर्मूले के आ जाता। लेकिन अगर 2 साल होता तो आपके लिए दिक्कत हो जाती, इसीलिए यहाँ पे अब अगर 2 साल भी होगा तो आप 2 पुट कर देंगे तब आंसर निकाल लेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको इस फॉर्मूले में पुट करके दिखाया, ठीक है। 42,000 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कट करके आपका हो जाएगा 2/25। कैसे, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, ठीक है। तो और ऊपर पावर तो 1 ही है, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23/25 बचेगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 38,640। मतलब डिप्रिसिएशन के बाद 1 साल के बाद 42,000 1 साल के बाद हमारा रेट क्या रह जाएगा, इतना रुपीज़ रह जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस the value of scooter after 1 year is ₹38,640। बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, चैप्टर 8। अब हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लियरली पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये वाले क्वेश्चन में ये डाउट है। एग्जैक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछना अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन आप खुद से लगाएं। क्वेश्चन में कहीं भी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है बच्चों। जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू।